देखिए लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? देखिए ये सवाल जो है भाई, ये सवाल परीक्षा में 2 बार पूछा गया। परीक्षा में 2 बार, एक बार 2014 और दूसरा में क्या 2021। हाँ, बिहार बोर्ड की परीक्षा, फाइनल परीक्षा में 2 बार पूछा गया। कहता है लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? तो हम बताएं कि लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा शासित सरकार को क्या कहते हैं? लोकतंत्र जनता के द्वारा चुनी जाती है और जनता के लिए ही क्या करती है? काम करती है। लोकतंत्र में सब प्रभुता जनता के में निहित है तथा यह जनता का सारी शक्तियों को स्रोत है। कहने का मतलब है कि लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो जनता लोकतंत्र जनता का, किसका बात? जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासित क्या है? शासन है, शासित शासन है ना। लोकतंत्र में सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है और जनता से ही जनता के लिए क्या करती है? काम भी करती है ना। और कहता है लोकतंत्र में संप्रभुता यानी कि सारी शक्तियाँ किसमें निहित होता है? जनता में ही निहित होता है। उसे ही क्या कहते हैं? लोकतंत्र हम कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे देखिए, ये देखिए सवाल, ये जो है आपका सवाल कितना में आया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 2013, 2014, 2018 कह सकते हैं कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। कैसे कह सकते हैं कि लोकतंत्र को जनता के का ही शासन कहा जाता है ना। यह जनता के द्वारा ही चलने वाला शासन है। या क्या कह सकते हैं कि जनता के लिए ही शासन है? कैसे कह सकते हैं? तो कहता है लोकतंत्र में सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है, यानी कि जो सरकार बनता है लोकतंत्र में वो क्या चुन करके लाता है? जनता लाता, साथ ही साथ और जनता के लिए ही कार्य करती है। और वह जो सरकार होता है जो जनता द्वारा चुनाता है वो जनता के लिए ही क्या करती है? कार्य करती है ना। और लोकतंत्र में सभी शक्तियाँ किसके हाथों में निहित है? जनता के ही हाथों में निहित है तथा यह जनता की सारी शक्तियों का स्रोत है ना। सारी जनता की सारी शक्तियों का स्रोत क्या है? सरकार है, जनता, लोकतंत्र है। यही कारण से लोकतंत्र को जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन कह सकते हैं कि सारा चीज तो जनता के लिए है ना। चुनल भी केकरा से जाता है? जनता से। शासन भी किसके लिए किया जाता है? जनता के। काम भी किसके लिए किया जाता है? जनता के लिए, है ना। और कहने का मतलब है कि सरकार के शासन के केंद्र बिंदु भी कौन है? जनता। इस तरीका से सारा स्रोत किसके हाथों में है? जनता के हाथों में। अतः हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र किसका सरकार है? जनता का सरकार। अगला नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? बताएं कि सत्ता की साझेदारी समाज के सभी वर्ग के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी, यानी कि कोई भी वर्ग, बड़ा ऊंचा वर्ग, नीचा वर्ग, है ना, या फिर क्या करता, अमीर वर्ग या गरीब वर्ग, सभी वर्ग को साझेदारी, समान अधिकार देना क्या कहलाता है? सत्ता की साझेदारी कहलाता है। सत्ता की क्या कहलाता है? साझेदारी कहलाता है। यानी कि चाहे तो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, लिंग के आधार पर या अमीरी गरीबी के आधार पर समान अधिकार देना, है ना, सभी का भागीदार बनना, इस सत्ता की क्या कहलाता है? साझेदारी। अगला कहता है विविधता में एकता क्या है? कहने का मतलब है कि भारत में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, है ना, और सभी देखिए क्या कहता है भारत में भिन्न धर्म, देखिए यहाँ पे सवाल, भारत में भिन्न क्षेत्र, भाषा, धर्म, जाति और संस्कृति के क्या रहते हैं? लोग रहते हैं और सभी लोग आपस में क्या रहते हैं? मिलजुल कर रहते हैं, है ना। किसी अखंडता को कोई खतरा नहीं होता है। इसे ही क्या कहते हैं? विविधता में एकता। समझ सकते हैं कि भारत में क्या है? भारत में भिन्न क्षेत्र के लोग, भाषा के लोग, धर्म के लोग और जाति के लोग क्या करते हैं? रहते हैं। और साथ ही साथ संस्कृति के लोग भी रहते हैं और सभी एक दूसरे को क्या करते हैं? यानी कि एकता में एक समझते हैं। अतः इसलिए हम कह सकते हैं कि यह भारत का विविधता में एकता की सरकार देश है ना, देश। चलो कहता है सामाजिक विभाजन से आपका क्या अभिप्राय है ना। देखिए कहता है समाज का क्षेत्र, जाति, धर्म, नस्ल आदि का आधार पर विभाजन करना सामाजिक क्या कहलाता है? विभाजन करना। यानी कि कोई भी समाज है जिसको कोई पर क्षेत्र के आधार पर और क्या आधार पर? जाति के आधार पर और किस आधार पर? धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर क्या करना? बांट देना क्या कहलाता है? सामाजिक विभाजन कहलाता है। कोई भी समाज को धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, नस्ल, लिंग के आधार पर बांट देना क्या कहलाता है? सामाजिक विभाजन कहलाता है। देखिए भारत में जातिवाद पनपने का किन्हीं 4 कारणों का वर्णन करें।
आखिर भारत में ये लोग जाति ही क्यों करता है? भारत के सभी लोग जाति को लेकर के इतना उत्साहित क्यों? इसका क्या कारण है? तब पहला समझ क्या कहता है, जाति के आधार पर पेशा निर्धारित होता है। भारत में कोई भी पेशा है वो किस पर आधारित है? जाति पर। दूसरा, जाति के आधार पर शादी होता है, शादी को भी होना है तो किस पे होना है? जाति, है ना। जाति के आधार पर भेदभाव होता है, यानी कि एक जाति दूसरे जाति को क्या करता है? जैसे अगली जाति पिछड़ी जाति को खराब तरीका से देखता है, भेदभाव करता है। पिछड़ी जाति अगली जाति को खराब तरीका से देखता है, भेदभाव करता है ना। जाति के आधार पर नाम रखा जाता है, जैसे क्या का मतलब है नाम रखा, फलानमा जी, फलानमा कोई सिंह रख रहा है, फलानमा पांडे रख रहा है, फलानमा यदुवंशी रख रहा है, तो कोई यादव रख रहा है, तो कोई जाटव रख रहा है। तो इस तरीका से भी क्या होता है? जाति पनपने का मेन कारण। तो देख सकते हैं कि भारत में जाति पनपने का मेन कारण क्या है ना। तो क्या है बाबू? पेशा। पहला कारण क्या है? पेशा। दूसरा कारण है शादी, तीसरा कारण है भेदभाव, और चौथा कारण है नाम को क्यों सिर्फ जाति के आधार पर चुनाव में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते? इसका दो कारण बताइए। खाली जाति करके आप चुनाव नहीं जीत सकते, इसका क्या कारण है? कि आप खाली जाति करिएगा तो चुनाव जीत जाइएगा? एक दो कारण होता है। तो क्या है बाबू? इसका कारण दो कारण निम्नलिखित है। पहला, किसी भी निर्वाचित क्षेत्र का गठन इस प्रकार नहीं किया जा सकता है कि उसमें मात्र एक ही जाति का मतदाता हो। यानी कहा से कोई लिखा है, मान लो कि ये हम लोग का जो विधानसभा है, इमामगंज विधानसभा, इसमें देखिए खाली ऐसा कहा जाएगा कि कोई खाली एक ही जात के लोग, यहाँ पे सभी जात के लोग हैं। इस तरीका से आप सभी के बारे में आपको क्या करना होगा? सोचना होगा। अगर एक के बारे में सोचिएगा तो खाली एक ही तो आप जीत जाइएगा, इलेक्शन नहीं जीत पाइएगा, है ना। दूसरा क्या है? कोई भी पार्टी केवल एक ही जाति का वोट प्राप्त कर सत्ता में नहीं आ सकता, यानी कि आप में इतना क्षमता नहीं है कि आप खाली एक जाति का वोट प्राप्त करके आप क्या करते हैं? चुनाव जीत जाइए। तो दो कारण क्या क्या है? पहला, कि कोई भी मतदाता क्षेत्र में एक ही जाति के लोग नहीं रहते। दूसरा क्या है? कोई भी सरकार सत्ता में एक ही जाति का राजनीति करके नहीं आ सकती। समझ गए? तो ये सबसे दो क्या है कारण कि जाति करके तुम चुनावी नतीजों को तय नहीं कर सकते। दूसरा, अगला सवाल सांप्रदायिकता क्या है? 2019 में पूछा गया सवाल है। क्या कहता है? एक धर्म को दूसरे धर्म से क्या करना? श्रेष्ठ मानना। क्या कहलाता है? सांप्रदायिकता करना। बताए कि सांप्रदायिकता क्या है? जब कोई व्यक्ति एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ या अपने धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानता है तो उसे क्या बोलते हैं? सांप्रदायिकता करना। अगला सवाल है कि विविधता, विभिन्न प्रकार के सांप्रदायिक राजनीति का विवरण दे और उसके साथ एक उदाहरण देखिए बाबू। कहता है कि विभिन्न प्रकार के, बहुत सारे प्रकार के सांप्रदायिक राजनीति के क्या राजनीति का विवरण है ना। और एक को क्या दीजिए? उदाहरण दीजिए। देखिए, बहुसंख्यक अपने धार्मिक समुदाय का प्रमुख राजनीतिक बरकरार रखना चाहता है, उसकी यह कोशिश बहुसंख्यकवाद का रूप ले लेती है ना। यह उदाहरण श्रीलंका में देखने को क्या मिला? समझ गए? यह उदाहरण कहाँ देखने को मिला? श्रीलंका। दूसरा कहता धर्मनिरपेक्षता से आप क्या करते हैं? ये तो बताएं कि जब कोई व्यक्ति एक धर्म, सभी धर्म को समान देखता है तो उसे क्या बोलते हैं? धर्मनिरपेक्षता। चलिए, धर्मनिरपेक्ष राज का क्या अर्थ है? जब कोई देश, है ना, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करने वाला, सभी धर्म को एक समान समझने वाला राज्य या देश क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्ष राज रहेगा तो धर्मनिरपेक्ष राज, और देश रहेगा तो धर्मनिरपेक्ष देश कहलाएगा। समझ गया? यानी कि सभी धर्मों को एक समान समझना धर्मनिरपेक्ष देश कहलाता है। देखिए, ये सवाल 2011 में और 18 में पूछा गया, है ना, 23 में भी पूछा गया। किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। कहता है कि भारत को कि क्या रीजन है कि भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बोला जाता है? तब बताए ना कि भारत में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म नहीं का दर्जा नहीं है। और दूसरा है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, इसके लिए रोकथोक नहीं है ना। बहुत सारा कारण है। देखिए, भारत का कोई भी राजकीय धर्म नहीं है, पहला कारण। दूसरा कारण, भारत के संविधान के अनुसार धर्म के आधार पर भेदभाव असंवैधानिक घोषित किया जाता है ना। इस तरीका से वो कारण को लिख सकते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव को प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या करें? यानी कि कहने का मतलब है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सांप्रदायिक
सद्भाव को प्रोत्साहित करने के लिए भारत को सभी धार्मिक लोगों का आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए, है ना, रहना चाहिए। सभी धर्म को समान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, सम्मान यानी कि इज्जत देना चाहिए। यानी कि कह सकते हैं कि कब सांप्रदायिकता नहीं पनपेगा, जब सभी धर्म के लोगों को क्या करना चाहिए, बराबर समझेगा। कोई कहेगा कि हाँ सभी धर्म के लोग क्या है, बराबर है, तभी जाकर के सांप्रदायिकता क्या होगा, में सद्भावना आएगा, यानी कि लोग मिलजुल करके रहेंगे। क्या कहा कि भारत कैसा देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, और सांप्रदायिकता सद्भावना यानी कि सांप्रदायिकता के भेदभाव हटा करके मेल मिलाप कब हो सकता है, जब क्या करें भारत के लोग सभी धर्म को आपस में मिलजुल करके रहेगा और सभी धर्म को सम्मान करेगा, है ना। लैंगिक विभेद से आप क्या कहना है, तो कहना ना समाज द्वारा स्त्री और पुरुष के बीच में भेदभाव क्या कहलाता है, यह जन्म के आधार पर भेदभाव क्या कहलाता है। देखिए समाज के द्वारा स्त्री और पुरुषों के बीच जो असमानता दिखाई देती है उसे लैंगिक असमानता या भेदभाव कहलाता है। लड़कियों को लड़कों की तुलना में कम महत्व दिया जाना, क्या क्या कारण है, तो पहला भाई कि लड़की को लड़का की तुलना में कम महत्व देना, दूसरा शिक्षा, तीसरा खान पान पालन पोषण में अंतर करना, लड़कियों को घर की चार दीवारी में कैद रखना और घर के कामकाज तक सीमित रखना, ये सब क्या हुआ, लैंगिक विभेद का बहुत सारा उदाहरण है ना। लैंगिक विभेद का क्या है, बहुत सारा उदाहरण है। ये तो कोई भी लिख सकता है कि लैंगिक विभेद क्या है, तो जन्म के आधार से ही, जन्म से ही स्त्री और पुरुष के बीच में भेदभाव क्या कहलाता है, लैंगिक विभेद कहलाता है। तो क्या क्या होता है, तो लड़की को खान पान में कमी करना, पढ़ाई में कमी करना, है ना, उसका मतलब कि पालन पोषण में कमी करना, इस तरीका से, है ना, चार दीवारी में कैद करके रखना, क्या कहलाता है, लैंगिक विभेद कहलाता है। क्या कहता है, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का क्या स्थिति है, बताइए। भारत में तो पता है कि महिला की स्थिति बहुत दयनीय है। लोकसभा में कितना प्रतिशत मिल रहा है, 13.62, विधानसभा और पंचायती राज में 33.3%, 3% क्या कह सकते हैं। देखिए क्या कहता है, भारत की विधायक में महिला के प्रतिनिधित्व की स्थिति बहुत ही क्या है, कम है ना। भारत के 15वीं लोकसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की संख्या कितना था, 59 था, है ना। और भारत की लोकसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की कुल संख्या प्रतिनिधित्व का 11% से भी कम है। यानी कि कह सकता है कि इस तरीका से सब में अगर आंकड़ा लगा देंगे तो भारत में 11% से भी कम महिला जो होता है वो राजनीतिक में क्या करती है, भाग लेती है। इसी तरह से लिख सकता है, ये भी लिख सकता है कि भारत के लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी 22% है, तथा भारत के पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी 33%। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत के विधायिका में महिलाओं की स्थिति क्या है, अत्यंत क्या है, खराब, दयनीय। और कुल अब देखिए भावी समाज में लोकतंत्र के जिम्मेदारी और उद्देश्य की एक संक्षिप्त टिप्पणी। भावी समाज क्या कहता है, भावी समाज के ऊपर जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर विभिन्नता समाज में व्यापक एक बड़ी चुनौती है। यानी कि सब जो भेदभाव है को आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर एक बड़ा चुनौती है अच्छा समाज बनाने में। ये सब भेदभाव रहेगा तो अच्छा समाज नहीं बन पाएगा। इन विभिन्नताओं को मिलाकर लोकतंत्र को मजबूत किया जा सकता है। इन विभिन्नताओं को मिलाने के लिए समाज के हर नागरिक को शिक्षित करना जरूरी है। शिक्षित समाज के द्वारा ही सफल लोकतंत्र की क्या यानी कि स्थापना हो सकता है, यानी कि भावी लोकतंत्र का क्या हो सकता है, स्थापना हो सकता है। जब तक लोग शिक्षित नहीं होगा तब तक धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और लिंग के नाम पर क्या करते रहेगा, लड़ता ही रहेगा और भावी समाज की स्थापना नहीं कर पाएगा, है ना। अगर भारत में मजबूत लोकतंत्र बनाना है तो क्या करना होगा, उसे भावी समाज की स्थापना करना, है ना। इस तरीका से जो लोग